हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। PT 365 जो आया है पॉलिटी का, हम वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड होगा जिससे कि सभी तरीके के स्टूडेंट्स को आराम से समझ में आ सके। तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आए थे वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रिलेटेड होना चाहिए PT 365 से, ओके। एंड इसी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलरली उस पर वीडियो चाहिए तो आप ये बोल सकते हो कि उस पर 10 से ज़्यादा लाइक्स आप कर दो कमेंट सेक्शन में जाके, मैं उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आइए चलते हैं। ये पार्ट 1 होगा, मैं पार्ट वाइज कवर करूँगा, ओके। तो बता देता हूँ आपको इसमें क्या कवर होने वाला है। ये पूरे टॉपिक्स हैं और प्लस कुछ और टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे मैं कवर करूँगा इश्यूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हेडिंग है इसके अंदर ये आठ आर्टिकल्स हैं, वो सारे कवर करूँगा। बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड सो ऑन। तो आइए पहले टॉपिक पे चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर, ओके। ये रहा हमारा पहला आर्टिकल, इश्यूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये न्यूज़ में क्या क्यों था, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। द लैंडमार्क केशवनंदा भारती जजमेंट 1973 विच प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंप्लीटेड 50 ईयर्स। केशवनंदा भारती केस जो था 1973 का, उसने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया, ओके। सबसे पहले हम ये पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी रिलेट भी करता है। एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे इवॉल्व हुई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 3 केसेस थे, एकी गोपालन केस 1950, संकारी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1965। इसमें क्या बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट है जो इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, 1967 में गोलकनाथ केस आया। इसमें क्या बताया गया, 2 चीज़ें बताई गई। आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर नहीं देता। आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात हो रही है, ओके, कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दी है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट, नथिंग एल्स, ओके। यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट 1971 जब आया तो वहाँ पे कई चीज़ें हुई। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th एंड 25th पास हुए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में लॉ की डिफिनीशन है, उसके अंडर बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं है, ओके। और चूंकि वो लॉ नहीं है सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को इस वजह से अमेंड कर सकती है। और अगर वो लॉ होता आर्टिकल 13 के अंदर तो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर पाती फंडामेंटल राइट्स को, ओके। अगर आपने आर्टिकल 13 अच्छे से पढ़ा है तो आप जान जाएंगे यहाँ पे, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं वीडियो बनाने के बारे में। नेक्स्ट 25th CAA मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बताया गया, सेक्शन 2 है वो कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपेंसेशन। सेक्शन 2 जो है वो कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपेंसेशन। ड्यू कंपेंसेशन के साथ जो राइट टू प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर रहे हैं आप तो ड्यू कंपेंसेशन पे करना चाहिए, उसको कर्टेल किया गया। देन सेक्शन 3 प्रेसिडेंस ऑफ DPSPs ओवर फंडामेंटल राइट्स बताया गया कि DPSPs जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा प्रेसिडेंस रखते हैं, मीन्स फंडामेंटल राइट्स DPSPs के सामने इन्फीरियर हैं, ओके। टुक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी। ये 2 जो आर्टिकल्स हैं DPSP के अंदर आते हैं, अगर ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं किसी भी पॉलिसी के अंडर तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये बताया गया था। ये 3 चीज़ें बताई गई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ओके। और 1971 में क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर लिमिटेड। फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो लिमिटेड हैं। एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है। ये किसने बताया 1971 में सब कुछ, ये गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था 1967 में गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अमेंड कर सकते हैं, कोई भी पार्ट अमेंड कर देंगे, ऐसा बोला। 1973 में क्या हुआ, केशवनंदा भारती केस आया जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आया कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है
उसे आप वायलेट नहीं कर सकते। तो आइए आप एक एक करके पढ़ते हैं। अबाउट द केशव नंदा भारती केस 1973 के बारे में पढ़ेंगे। इट डेल्ट विद अ पेटिशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द केरला गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25, 26, 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक पेटिशन के खिलाफ डील किया गया है जिसमें कि केरला गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन किया था लैंड का केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के अंडर। और ये क्या था, वायलेटिव था फंडामेंटल राइट्स का। कौन से? 25, 26 एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस वजह से पेटिशन फाइल की गई थी कि ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, इसे हटाओ, राइट। द केस वॉज हर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर बेंच, 13 बेंच जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लार्जेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट की जो थी उसने 13 जज बेंच ने ये केस सुना था। की आउटकम्स, मेन आउटकम्स क्या थे इस केस के? इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी। अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहोल्ड किया गया था, इसकी वैलिडिटी को प्रूव किया गया। द एससी हेल्ड इट, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी और ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पार्लियामेंट से कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। नेक्स्ट क्या बोला? हाउएवर, जबकि सच अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आप करोगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अल्टर, डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। अर्लियर इन गोलकनाथ केस 1967 क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 was not unlimited and that the fundamental rights guaranteed under the constitution could not be abrogated or abridged by a constitutional amendment। हमने पढ़ा था गोलकनाथ केस में। सिंपल यहाँ पे क्या दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किया जा सकते पार्लियामेंट में, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ओके। देन की आउटकम्स क्या थे दूसरे जो ये केशव नंदा भारती केस था, इसमें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को बताया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू जो पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में आता है, ये बताया। अदर जजमेंट्स के बारे में क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मतलब कि अप्रूव किया 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट्स दैट कर्टेल इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बस उन पार्ट्स को हटा दिया, उन पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जिनमें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया गया था, निगेट किया गया था, ओके। एंड असर्टेड दैट प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। और ये भी बताया कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और अमेंडेबल है, ओके। देन देखेंगे अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंटली बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम्स सिक्योर्ड टू द सिटीजन्स, ये आता है। मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं, ओके। आपको याद रखना है ये। सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, ये सारे पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के, इन्हें वायलेट नहीं किया जा सकता। अदरवाइज जो भी लॉ वायलेट करेगा पॉलिसी, उसे वॉइड और एंड नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, राइट। अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसके बारे में देखते हैं। इट हेल्ड्स दैट सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। सेम बात है कि आप कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें अमेंड या एब्रोगेट हटा नहीं सकते, ओके। नेक्स्ट देखते हैं और क्या बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ये जो हमारी जुडिशरी है उसका खुद का है, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है डॉक्ट्रिन का? सिग्निफिकेंस क्या है? चेक ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर को चेक कर सकते हैं। एंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उस पर पार्लियामेंट कर पाए, राइट। दैट इज रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग टाइम्स जो है उसके साथ रिस्पॉन्सिव रहेगा, वाइल प्रिजर्विंग इट्स फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल, और उसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स को
प्रिजर्व करेगा, बचा के रखेगा। लेड डाउन सेवरल प्रिंसिपल, कई प्रिंसिपल लेड डाउन किए हैं दैट हैव बिकम द बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेडरॉक है, मेन फाउंडिंग चीज़ें हैं, उनको अपहोल्ड करता है, उनको बनाए रखता है इन इंडिया। सच एज द रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इनको बनाए रखेगा, राइट। एंश्योर्स दैट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अंडरमाइंड, फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, उसको इंश्योर करता है। शेप्स द जुडिशरीज अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और जुडिशरी के अप्रोच को भी शेप करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में, कि अच्छे से जुडिशरी भी आगे बढ़े, जिससे कि एक हारमोनी बनी रहे सभी के बीच में, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इसी के अंडर में दिया हुआ है एक इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो है इसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इन्होंने बताया है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, स्टेटेड दैट द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बताया यहाँ पे। मोर इन न्यूज़, और क्या है न्यूज़ में यहाँ पे, इट ऑल्सो हाईलाइटेड अदर प्रिंसिपल्स, कुछ अदर प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया है। सो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड एससी। बेसिकली क्या बताया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट, एससी के बीच में इंटीग्रेशन मतलब एक कर देना, जो भी टर्म्स हैं पे के, पेंशन के एंड अदर सर्विसेज कंडीशन के, वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया है। ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशरी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन्हें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग वालों से अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। यूनिफाइड जुडिशरी की बात की है कि सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस स्टेट्स। क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होते हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं, इनका स्टेट बाय स्टेट डिफर करते हैं ये सब चीज़ें, तो उन्हें यूनिफाई करने की बात की गई है बेसिकली। ओके, देन यहाँ पे हम देख लेते हैं लोअर जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर हाई कोर्ट आता है, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट आता है। देन सिविल साइड में आप देखोगे तो सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट एंड मुंसिफ्स कोर्ट पड़ता है। क्रिमिनल साइड में आप देखोगे तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड जो होता है वो क्रिमिनल साइड में आता है, जब भी कोई क्रिमिनल कमिट करता है, कोई क्राइम, कैसे भी पकड़ा जाता है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही पकड़ा जाता है। अगर आप वहाँ देखोगे तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि क्रिमिनल साइड का जो होता है पार्ट, वो मजिस्ट्रेट के साइड में जाता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट का क्रिमिनल साइड में आता है, तो अब याद रखने के लिए मैंने बताया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, जुरिस्डिक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी दैट आर लेड डाउन बाई स्टेट्स, जो कि लेड डाउन किया है स्टेट्स ने, ये बताया गया। हेंस दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है, मेनली नॉमेनक्लेचर, जुरिस्डिक्शन है, ये स्टेट्स ने लिखा है, ठीक है, इसलिए ये स्लाइटली डिफर करते हैं स्टेट बाई स्टेट। और ब्रॉडली 3 टायर्स बिलो द हाई कोर्ट, ब्रॉडली 3 टायर्स होते हैं हाई कोर्ट के नीचे, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा। अपॉइंटमेंट हो गया, पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन हो गया डिस्ट्रिक्ट जजेस का, आर मेड बाय गवर्नर, गवर्नर करता है वो, ऑफ द स्टेट, स्टेट का, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इससे सब सारी चीज़ें रिलेटेड हमने देख ली हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप याद रखिएगा। ओके, एंड ये सब भी याद रखो। नेक्स्ट 1.2 पे चलते हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। काफ़ी न्यूज़ में रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वाई इन द न्यूज़ में क्यों था, पहले ये जान लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स 2019 डिसीजन टू रिपील द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। मेनली क्या वैलिडिटी प्रोवाइड कर दी है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 में किया था डिसीजन, जो भी था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको हटा दें, वो इन्होंने बोला है कि सही है, वो उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। ओके, और न्यूज़ में क्या था, अगस्त 5, 2019 को आप सभी जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उन्होंने क्या किया था, प्रोमलगेटेड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्रोमलगेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019,
जिसमें क्या बताया गया था, विच स्टेटेड दैट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन द स्टेट। जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो स्टेट्स में एप्लीकेबल हैं। और आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर तभी एक स्टेट था। ओके। पार्लियामेंट ऑल्सो इनेक्टेड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पार्लियामेंट ने एक एक्ट वहाँ पे इनेक्ट किया था। कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसने बाइफरकेट कर दिया था, दो पार्ट्स में बांट दिया था द स्टेट। जो भी स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, उससे कैसे दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया था, राइट। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। द पेटिशनर्स हैड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दीज एक्शंस ऑफ द यूनियन। पेटिशनर्स ने चैलेंज की है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। ओके। जजमेंट क्या है? अपहोल्डिंग द प्रेसिडेंशियल, इसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अपहेल्ड कर दिया। ओके। द जजमेंट क्या है? अपहोल्डिंग द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 2019, द एससी हेल्ड, एससी ने क्या बोला? दैट JNK डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी। जो जम्मू कश्मीर है, कोई उसके अंदर कोई एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी रिटेन नहीं करता था आफ्टर इट एक्सीडेड टू इंडिया इन 1947। मतलब कि 1947 में जैसे ही इसने इंडिया को एक्सीड किया तो उसमें कोई सॉवरेनिटी नहीं बची थी, ये इंडिया का हो गया था। ओके। SC हेल्ड दैट आर्टिकल 370 इज अ टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। आर्टिकल 370 को टेम्परेरी बताया और ट्रांजिशनल बताया, मतलब इंडिया से मिलने के बीच में और इंडिया से पहले जब नहीं मिला था उसके बीच में एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था। सिर्फ आर्टिकल 370 इसके हटते ही वो पूरी तरीके से अब मिल चुका है। अब कोई अलग स्टेटस नहीं है, सभी का स्टेटस सेम कर दिया, लाइक दैट। ओके। और क्या बोला गया है यहाँ पे? द कोर्ट हेल्ड दैट अ यूटी कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ स्टेट। कोर्ट ने यह भी बताया कि स्टेट को तोड़ के हम यूनियन टेरिटरी में भी बांट सकते हैं। ओके। पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ये आर्टिकल 3 है बेसिकली, कि पार्लियामेंट कैसे भी दो स्टेट को तोड़ सकती है और जोड़ सकती है, बाउंड्रीज डिफाइन कर सकती है एंड सो ऑन। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। ये आर्टिकल 3 है बेसिकली। ओके। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 टू आर्टिकल 3, एक्सप्लेनेशन 1 जो है आर्टिकल 3 की, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड है स्टेट, द वर्ड स्टेट एज यूज्ड इन आर्टिकल 3 है, जो कि आर्टिकल 3 में यूज़ किया गया है, इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी। उसमें स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी है। ओके। रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ SR बोमाइस केस, अगर SR बोमाई केस को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। मतलब जो भी प्रेसिडेंट होगा, एक्शन होगा प्रेसिडेंट का किसी भी स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे, वो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, राइट। आर्टिकल 370 अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। आर्टिकल 370 की हिस्ट्री क्या है देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। अक्टूबर 1947 में महाराजा हरी सिंह जो थे, जो कि लास्ट रूलर थे JNK के, उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके जरिए थ्रू विच ही एग्रीड टू एक्सीड हिज स्टेट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, जिसके जरिए उन्होंने एक्सीड कर दिया था इंडिया को अपना JNK। टेम्परेरी प्रोविजन फॉर JNK, ये आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं कि ये टेम्परेरी प्रोविजन था JNK के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 370 वॉज प्लेस्ड इन पार्ट 21, पार्ट 21 में था आर्टिकल 370, टाइटल्ड टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। नेम भी वही था, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। ओके। देन आर्टिकल 370 की बात करें तो एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये कुछ मैटर्स हैं, इनको छोड़ करके पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस फॉर अप्लाइंग फॉर ऑल अदर लॉज। पार्लियामेंट को नीड क्या थी? स्टेट गवर्नमेंट्स के कंकरेंस की बाकी सारे लॉ अप्लाई करने के लिए। बट जब ये आते, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट डायरेक्टली इनैक्ट वहाँ पे लगा सकती थी ये लॉ। ओके, इन पे लॉ बना सकती थी। अदरवाइज वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर था उसका कंकरेंस चाहिए होता था। बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं चाहिए होता है। ओके। देन आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट स्टेम्ड आउट ऑफ 370। ये एक पार्ट था जैसे जो कि स्टेम आउट हुआ था आर्टिकल 370 का, एंड गिव पावर्स टू द JNK असेंबली। पावर्स दी थी कुछ JNK असेंबली को, जिससे कि वो डिफाइन कर सकता था टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, कि परमानेंट रेजिडेंट कौन है स्टेट के, उनके स्पेशल राइट्स क्या हैं और प्रिविलेजेस क्या हैं। ओके। आर्टिकल 3 क्या है? इट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट मे बाई लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकता है, एल्टर कर सकता है उनके एरियाज, बाउंड्रीज या नेम्स, ओके, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के।
फर्स्ट प्रोविजो टू द आर्टिकल स्टेट्स, फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, दैट बिल फॉर अबव लॉ, जो बिल होगा इस लॉ के लिए, मतलब हमें न्यू स्टेट फॉर्म करना है एंड सो ऑन, इसके लिए अगर कोई बिल पास होगा तो वो कैसे होगा, शैल बी इंट्रोड्यूस्ड, वो बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, राज्यसभा या लोकसभा, और उसमें रिकमेंडेशन चाहिए होगी मैं प्रेसिडेंट की। इफ़ द बिल अफेक्ट्स द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, देन क्या होगा, द प्रेसिडेंट मस्ट रिफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स यूज़, प्रेसिडेंट को उसके लिए क्या करना होगा, स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेफ़र करना होगा वो बिल, लेकिन याद रखिएगा वो रेफ़र तो करता है बट बाइंडिंग नहीं होता, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी बोले, प्रेसिडेंट को जो करना है वो कर सकता है। ओके, ये सेकंड टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे चलेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 की ओर। तो ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली क्या हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है उसने असेंट पाई है प्रेसिडेंट की, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसे असेंट दे दिया प्रेसिडेंट ने। की हाइलाइट्स क्या है बिल के, इससे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ NCCSA आप देख लो, NCCSA क्या है, इसके अंडर एक बॉडी सेटअप की गई है, नेशनल कैपिटल सर्विसेज, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका कॉम्पोजिशन आप देख लो कि यहाँ पे नीडेड होगा। ओके, इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली चेयरपर्सन होगा, देन प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी होगा, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होगा आप याद रखो, और चीफ सेक्रेटरी होगा ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर, और याद रखो ये दोनों जो होंगे अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ओके, नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और वहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं, सेंटर करेगा इन दोनों को अपॉइंट। ओके, अब पढ़ते हैं, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA, इट क्रिएट्स अ न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी NCCSA, इसने NCCSA को बनाया है टू मेक रिकमेंडेशंस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिससे कि वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिगार्डिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया, विजिलेंस हो गया एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स के लिए। ओके, देन NCCSA shall be deciding matters by the majority of votes of the members present and voting। NCCSA में कैसे डिसीजंस आएंगे, मेजॉरिटी क्या बोल रही है उसके बेसिस पे। ओके, 3 लोग हैं, 2 लोग ने हाँ बोला तो वो होगा, अगर 2 लोगों ने ना बोला वो नहीं होगा, लाइक दैट। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है, पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे बात की गई है, क्या है पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की, LG मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैटर्स वेयर द LG में एक्ट सोलली ऑन हिज डिस्क्रिशन, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सेस कर सकता है वो देखते हैं यहाँ पे। मैटर्स आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द LG, जो भी मैटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं और वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन पे डिस्क्रिशनरी पावर होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। मैटर्स वेयर ही और शी इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, जहाँ पे उसे अपने डिस्क्रिशन में एक्ट करना होगा वहाँ पे भी करेगा लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, और एक्सरसाइज एनी जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस, और कोई भी जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है वो भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। प्राइमेसी टू LG, प्राइमेसी दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट। इट एक्सपेंड्स द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिस्क्रिशनरी रोल है जो खुद पे वो एक्ट कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी पावर को एक्सपैंड और बढ़ा दिया गया है बाई गिविंग हिम पावर्स टू अप्रूव द, कैसे, बाई गिविंग हिम पावर्स टू अप्रूव द रिकमेंडेशंस ऑफ द NCCSA और रिटर्न देम फॉर रिकन्सिडरेशन, जो भी NCCSA डिसीजन देगी, रिकमेंडेशन देगी, उसे अप्रूव करना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अगर नहीं करेगा तो वापस भी कर सकता है, नहीं करना हो तो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए डाल सकता है, राइट। मतलब प्रेफरेंस दी गई है, उसकी डिस्क्रिशनरी रोल को बढ़ाया गया है। द LG's डिसीजन विल बी फाइनल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता है वहाँ पे उसके और अथॉरिटी के बीच में, अगर अथॉरिटी और गवर्नर के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कोई डिस्प्यूट हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा, ये बताया है। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर के बारे में, जो डिस्पोजल होगा मैटर्स मिनिस्टर के द्वारा। सर्टेन मैटर्स मस्ट बी सबमिटेड टू द LG बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, कई सर्टेन मैटर्स होंगे जो कि सबमिट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली वो सबमिट करेंगे। ओके,
किसके जरिए? थ्रू द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी के जरिए, फॉर हिज और हर ओपिनियन प्रायर टू द इश्यू ऑफ एनी ऑर्डर। उस प्रायर ओपिनियन के लिए मतलब बात करें सिंपली, दीज इंक्लूड प्रपोजल्स अफेक्टिंग, कौन से प्रपोजल्स हैं ऐसे जिनमें यहाँ पे करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले से ही? ये कौन से हैं? द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिल्ली की जहाँ पे बात हो, रिलेशंस बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स से रिलेटेड हो, समन हो, प्ररोग करना हो सेशन को लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर डिसॉल्व करना हो उसके रिलेटेड, मैटर्स ऑन विच लेफ्टिनेंट गवर्नर इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिप्शन, तब भी उसे क्या करना पड़ेगा? सर्टेन मैटर्स मस्ट बी सबमिटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबमिट करने पड़ेंगे कुछ मैटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो भी मिनिस्टर्स होंगे दिल्ली के। तो आप ये अच्छे से पढ़ो, ये सब इतना इजी नहीं है, शायद आए ना, बट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की। अब पहले हम ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है? 1951 में जब स्टेट्स वो ABCD करके डिफाइन किए गए थे स्टेट्स, तो वहाँ पे दिल्ली पार्ट C का स्टेट बनाया गया था। ओके, देन लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वॉज क्रिएटेड विद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। ये कब क्रिएट हुई? 1952 में क्रिएट हुई लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर के साथ दिल्ली में। ओके, देन 1956 में क्या हुआ? यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वहाँ पे पास हुआ था, वो प्रोटेस्ट वगैरह जब हुआ था, और 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, उस टाइम के बात हो रही है। तब दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ओके, 1966 में क्या हुआ? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया, उसने क्या दिया? प्रोवाइडेड फॉर अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दिल्ली को मिली थी 1966 में। देन 1991 में क्या हुआ? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और GNCTD एक्ट पास हुए। ओके, देन 2021 में क्या हुआ? GNCTD अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, नथिंग मोर। तो ये यहाँ पे ज़रूरी था। द गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसका गवर्नेंस मॉडल क्या है? क्लासिफिकेशन एज अ यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसके अंडर 1956 का, दिल्ली वॉज क्लासिफाइड एज अ यूनियन टेरिटरी। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया था, जो कि आर्टिकल 239 के अंदर गवर्न की जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन के। इट स्टेट्स, ये क्या बताता था? दैट यूनियन टेरिटरीज जो हैं आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द प्रेसिडेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें जो यूनियन टेरिटरी थी वो डायरेक्टली या तो प्रेसिडेंट गवर्न करता था, या तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो गवर्न करता था, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, आपको ये सब पता ही होगा, इजी है। स्पेशल स्टेटस के बारे में बात की गई है दिल्ली के। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 पास किया गया था, जिसने कन्फर दिया स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को ऑन दिल्ली एंड डेजिग्नेटेड, और क्या डेजिग्नेट किया इसे? एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहाँ से NCTD नाम पड़ गया। ओके, देन यहाँ पे आर्टिकल 239A भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मेड दिल्ली अ यूनियन टेरिटरी। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया विद अ लेजिस्लेचर एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों थे। ओके, देन लेफ्टिनेंट गवर्नर इज डेजिग्नेटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली बताया गया, और ऑपरेटिंग विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे दिल्ली के, उनकी एड एंड एडवाइस पे ऑपरेट करेगा। देन पावर्स ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर बताया गया। द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो किसी भी मैटर पे कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट उसके एक्ट कर सकती थी। ओके, लेजिस्लेट कर सकती थी, लॉ बना सकती थी, बट 3 ये जो मैटर्स हैं, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया, इसको छोड़ करके बाकी किसी पर भी। ओके, ऑल्सो इसके अलावा पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओवर ऑल मैटर्स इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट रिलेटेड टू दिल्ली। दिल्ली की जो भी स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके रिगार्डिंग पार्लियामेंट भी लेजिस्लेट कर सकती थी, क्योंकि याद रखो कि मेनली प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं यूनियन टेरिटरीज, और गवर्न कौन करता है? इनडायरेक्टली तो पार्लियामेंट ही करती है, राइट? तो इसलिए पार्लियामेंट के अंडर सारी पावर्स आती थी। GNCTD एक्ट क्या है?
द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो GNCTD एक्ट 1991 है, इसने क्या बताया, लेज डाउन द फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क ले डाउन किया फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली असेंबली एंड दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली असेंबली एंड दिल्ली गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए एक फ्रेमवर्क दिया, नथिंग एल्स। तो ये थर्ड टॉपिक भी एंड होता है। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो ये न्यूज़ में क्यों था, पहले ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वाइल सेटिंग असाइड डिटेंशन, एक डिटेंशन को साइड में रखा, डिटेंशन ऑर्डर को। ऑब्जर्व्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर कॉलोनियल लेगेसी एंड दे मस्ट बी यूज्ड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। सिंपली क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में यूज़ किया जाना चाहिए। अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके बारे में देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, डिटेन करना किसी पर्सन को विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाई अ कोर्ट, मतलब कि पकड़ के बंद कर लिया किसी भी ट्रायल या कन्विक्शन के, जस्ट मेयर रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर, जस्ट लगा कि वो कुछ गलत कर सकता था और पकड़ के बंद कर दिया, लाइक दैट। इट्स पर्पज इज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग टू एन ऑफेंस, जिससे कि वो कोई कमिट ना करे ऑफेंस, इसलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो भी प्रोटेक्शन है अरेस्ट एंड डिटेंशन की अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 अवेलेबल नहीं होती है, नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन, कौन से पर्सन को, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर अरेस्ट या डिटेन किया गया है। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है जिससे कि वो एक लॉ बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कौन से मैटर्स पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई इसको वायलेट कर सकता है तो वो उसे डिटेन कर लेगी पहले से ही। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स, दोनों जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, कैन कंकरेंटली मेक अ लॉ फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। जो भी यहाँ पे मैटर्स दिए हुए हैं इनके रिगार्डिंग लॉ दोनों ही बना सकते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। ओके, ये बताया है सिंपली। मल्टीपल लॉज सच एज, कई लॉज हैं जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हो गया, NDPS 1985 जिसे बोलते हैं, UAPA हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये सारे परमिट करते हैं किसे, प्रिवेंटिव डिटेंशन को। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके, वो देखते हैं। 22 क्लॉज 1 22 क्लॉज 2 से रिलेटेड नहीं है बट दिया है, पढ़ लेते हैं। नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाई लीगल प्रैक्टिसनर। किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता है विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, बिना किसी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को बताए हुए। आप उसको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते कि आपने कुछ बताया नहीं, ऐसे ही कर लिया, राइट। नॉर शैल बी डिनाइड टू राइट टू कंसल्ट, राइट टू कंसल्ट का भी उसके पास राइट होना चाहिए कि किसी को कंसल्ट कर सके, या फिर उसके पास लीगल प्रैक्टिसनर अपना जो डिफेंड करने के लिए उसको एक लॉयर के पास जा सके, उसका भी राइट उसके पास होता है। ये बताया आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में। 22 क्लॉज 2, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन, जो भी पर्सन अरेस्ट या डिटेन किया गया है कस्टडी में, इन कस्टडी, शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके प्रस्तुत करना है विद इन 24 आवर्स ऑफ सच एन अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर। यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, 22 क्लॉज 3 क्या है, अबव टू क्लॉजेज, जो भी ऊपर के दो क्लॉज हमने पढ़े, विल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस टू अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया है तो उन पे ये वाले दो लॉ नहीं अप्लाई होते। ओके, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड, कोई पर्सन डिटेन नहीं किया जा सकता है फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा कोई डिटेन नहीं किया जा सकता है जब तक कि एक एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म ना कर दे दैट देयर इज सफिशिएंट कॉज, कि एक सफिशिएंट कॉज है यहाँ पे कि उसे डिटेन किया जा सकता है। अगर वो अप्रूव नहीं करता तो आप नहीं कर सकते 3 मंथ से ज़्यादा, अप्रूव कर देता है तो 3 मंथ से ज़्यादा भी आप डिटेन कर सकते हो, ऐसा बताया है। ओके, अ पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, प्रिवेंटिवली डिटेन 3 मंथ से ज़्यादा एक और कंडीशन में किया जा सकता है, कब, विदाउट ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड, इवन ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड के बिना भी, कब, इफ़ पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड्स, अगर पार्लियामेंट कह दे एक लॉ के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन, उसको मैक्सिमम पीरियड बढ़ा दे, राइट राइट, एंड सर्कमस्टांसेस क्लासीफाई कर दे, क्लासेस ऑफ पर्सनस को बता दे, क्लासेस ऑफ केसेस को बता दे जिसमें कि 3 मंथ से ज़्यादा वो डिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी दी हुई हैं रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, इस केस में क्या बोला गया? द कोर्ट गेव अ ग्रीन फ्लैग टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन को कि आप कर सकते हो ये, ओके, प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हो। सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954, इस केस में क्या बोला गया? SC stated that a courtroom is not competent to inquire into reality or in any case of the facts which are referenced to as grounds of detainment। बोला कि इसमें ये मामले में, डिटेनमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती, सिंपली ये बोला, ओके। शंभूनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में क्या बोला गया? कोर्ट हेल्ड समटाइम्स स्टेट मस्ट टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। बोला कि कभी कभी स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स स्टेट को, किसके लिए? टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, ओके। तो यहाँ पे जस्टिफाई किया कि क्यों प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक भी ओवर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी राइट्स के बारे में। ये क्या होते हैं और न्यूज़ में क्यों आए, पहले ये देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है? दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट किए प्रोटेक्शन एक फेमस बॉलीवुड एक्टर की पर्सनालिटी राइट्स को, ओके, कि वो पर्सनालिटी राइट्स को अपने पास रख के प्रोटेक्ट किया है उसके, फ्रॉम मिस यूज बाई थर्ड पार्टीज़। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी मिस यूज़ ना कर पाए किसी के पर्सनैलिटी राइट्स को। क्या होते हैं ये? अबाउट पर्सनैलिटी राइट्स, ये पर्सनैलिटी राइट्स रेफर टू द राइट ऑफ अ पर्सन, एक राइट होता है पर्सन का टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी, जिससे कि वो अपनी पर्सनैलिटी प्रोटेक्ट कर सके, अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी के अंडर, ओके। प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी दोनों को, ओके। प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे एक पर्सनैलिटी में प्रॉपर्टी क्या बताया है कि आपकी जो वॉइस है या आपकी प्रॉपर्टी है, राइट, उस तरीके से बताया गया है, नॉट लैंड। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? नेम है आपका, वॉइस है आपकी, सिग्नेचर आपके, इमेजेस हैं आपकी, या फिर एनी अदर फीचर इजीली आइडेंटिफाइड एज मार्कर्स ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर कोई भी फीचर जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ओके। पर्सनैलिटी राइट्स इंडिया में क्या है? पर्सनैलिटी राइट्स और दियर प्रोटेक्शन आर नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड इन एनी स्टैचूट। ये मेनली किसी एक स्टैचूट में ऐसे एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं ऐसे पर्सनैलिटी राइट्स बोल के, ओके। बट आर ट्रेस्ड टू फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। बट राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर आ जाते हैं ये, उसके ट्रेसेस बन जाते हैं ये कि वहाँ पे आप लिखा नहीं है बट इनहेरिटेड है, ओके। टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, क्या है ये कॉम्पोनेंट्स? पहला है राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कॉमर्शली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन। आप किसी की इमेज या फिर किसी भी चीज़ को, लाइकनेस को कॉमर्शली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते बिना परमिशन के, ओके, वो बताया है। इट इज़ गवर्न बाई स्टैचूट्स, कुछ स्टैचूट्स हैं जो इसे गवर्न करते हैं, लाइक ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 हो गया, कॉपीराइट्स एक्ट 1957 हो गया, उसके अंडर ये गवर्न किए जाते हैं। राइट टू प्राइवेसी है दूसरा कॉम्पोनेंट पर्सनैलिटी राइट्स का, ये क्या है? राइट टू हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन, राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। आप किसी की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, ये सिंपली बोला है यहाँ पे। इट इज़ ब्रॉडली गवर्न अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 के अंडर ये गवर्न होता है। राइट टू प्राइवेसी आपको पता है इनहेरिटेड है, ओके, इम्प्लिसिटली उसका पार्ट है। एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2018, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस जो था इसमें राइट टू प्राइवेसी पे ही था, ओके, तो वो बताया। पॉस्थमस पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं किसी की डेथ होने के बाद, राइट। एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950, ये एक एक्ट है 1950 का। इसमें क्या बताया है? ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड यूज़, किसी का अनऑथराइज्ड यूज़ है जो प्रिवेंट करता है यूज़ ऑफ अ फ्यू डिग्नेटरीज नेम्स एंड सिम्बल्स लिस्टेड इन इट्स शेड्यूल। इसके शेड्यूल में जो भी नेम्स एंड सिम्बल्स हैं कुछ डिग्नेटरीज के जो कि अब नहीं हैं, उनके उसको उसके अनऑथराइज को एक्सेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। आईपीसी में क्या बताया गया है? इंडियन पीनल कोड में, इफ़ निगेटिव रेफरेंस और डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई निगेटिव रेफरेंस या फिर डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है, इज़ मेड टू एनी डिसीज्ड पर्सनस रेपुटेशन, किसी भी डिसीज्ड पर्सन, डेड पर्सन की रेपुटेशन का या फिर उसकी फैमिली का, एक डिफेमेशन शूट कैन बी फाइल्ड, मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है अंडर आईपीसी, जो कि अब एक्सेस में नहीं होगा आगे चल के, राइट। देन क्या बताया गया है? पर्सनैलिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन अगर बात करें,
देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट, कोई एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है या फिर ट्रीटी नहीं है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिसिटी राइट्स टू डेट। अब तक कोई ऐसी पब्लिसिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है एक्सप्लिसिट। हाउएवर फिर भी सर्टेन पब्लिसिटी राइट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन, डिराइव किए जा सकते हैं, ओके, इनहेरिटेड। रोम कन्वेंशन 1961 क्या कहता है? ये परफॉर्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स, फोनोग्राम मीन्स किसी की वॉइस को कॉपी करना, इमिटेट करना, राइट, एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। देन ट्रिप्स एग्रीमेंट में इट सिक्योर्स सर्टेन राइट्स ऑफ फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स लाइव परफॉर्मर्स एंड ब्रॉडकास्ट राइट्स। ये जो लोग होते हैं इनके राइट्स को वो सिक्योर करता है। देन WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी, WPPT है, ये भी प्रोटेक्ट करती है राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स, जो परफॉर्म करते हैं, मतलब कि इमिटेट करते हैं, तो वो एक तरीके से अपने लिए करते हैं, दिखाने के लिए, राइट, वो उनका एक एक्ट होता है, तो उन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है। एंड फोनोग्राम प्रोड्यूसर हो गए पार्टिकुलरली इन डिजिटल इन्वायरमेंट में पार्टिकुलरली, ओके, ये एक्ट के अंडर। तो ये हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू पर्सनैलिटी राइट्स, वो देखते हैं। आर्टिकल 21 बताया गया था, इम्प्लिसिट है इसके अंदर पर्सनैलिटी राइट्स। ये क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसका। आर्टिकल 300A क्या बोलता है? ये टाइटल क्या है इसका? राइट टू प्रॉपर्टी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 44th अमेंडमेंट 1978 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओके। ये क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपली वो स्टेट कर दिया है जो आर्टिकल थे और ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं कुछ रिलेटेड टू पर्सनैलिटी राइट्स, देखते हैं। दीपक जयकुमार वर्सेस AL विजय केस 2019 है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, क्या हेल्ड किया? दैट पर्सनैलिटी राइट्स जो होते हैं वो सीज टू एग्जिस्ट, वो नहीं एग्जिस्ट करते। कब? आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के डेथ के बाद वो पर्सनैलिटी राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते। एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाई लीगल हायर्स, और इनहेरिट नहीं किए जा सकते लीगल हायर्स के जरिए, ओके। साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश्वरा क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स केस 2021, ये क्या बोलता है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था? यूजिंग अनदर्स इमेज एंड मोस्ट स्पेशली अ प्राइवेट इमेज विदाउट कंसेंट इज इलीगल। किसी की इमेज, स्पेशली प्राइवेट इमेज को एक्सेस करना, ओके, या फिर यूज़ करना किसी उसकी कंसेंट के बिना इलीगल है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम। 1.5 तक कवर कर चुके हैं, 1.6 देखते हैं, हेट स्पीच। सो हेट स्पीच यहाँ पे सेकंड लास्ट मेजर टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। तो आइए जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली क्या हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस, किस पे स्ट्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने? द नीड फॉर स्टेक होल्डर्स टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। स्टेक होल्डर्स की जो नीड है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पाने की, किस प्रॉब्लम पे? हेट स्पीच की प्रॉब्लम पे, क्योंकि काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ओके। क्या होता है ये? हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, किसी भी लॉ में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया इंडिया के। हाउएवर, जबकि हेट स्पीच जनरली रिफर्स टू इंसाइटमेंट, जनरली हेट स्पीच किसे बोलते हैं? इंसाइटमेंट, किसी को इंसाइट कर देना टू हेट ट्रेड, जिससे कि वो हेट्रेड की फीलिंग बना ले, प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप और ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप के अगेंस्ट, ओके। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कैसे भी कन्वे की जा सकती है हेट स्पीच? किसी भी एक्सप्रेशन के जरिए, जिसमें आते हैं इमेजेस हैं, कार्टून्स हैं, मीम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कुछ भी बना दो और किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इंसाइट कर दो कि वो वायलेंस कर दें, इस तरीके से, ओके। जेस्चर्स हो गए, सिम्बल्स हो गए। एंड इट कैन बी डिसमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी इसे डिसमिनेट कर सकते हैं, ओके। रेगुलेशंस ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया अगर देखें तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कुछ। हेट स्पीच कैन बी कर्टेल्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, हेट स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, कौन से ग्राउंड्स पे? पब्लिक ऑर्डर हो गया, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो गया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया, इसके बेसिस पे कर्टेल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। देन भारतीय न्याय संहिता आया है अभी 2023 में, उसके अंडर देखते हैं सेक्शन 196 क्लॉज 1 की बात करें तो ये पिनलाइज करता है, सजा देता है, किस लिए? अगर हम प्रमोट करते हैं एनमिटी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन हो गया, रेस हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा, इनमें अगर हम किसी में एनमिटी प्रमोट करेंगे तो पिनलाइज करता है ये, ओके। सेक्शन 299 क्या डिफाइन करता है?
पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट, पनिशमेंट देता है कौन से, डेलिबरेट जानबूझ के, और मेलिशियस एक्ट जो फिर गलत इंटेंशंस के साथ किए गए, जो कि क्यों इंटेंट किए गए थे, टू आउटरीच था, जिससे कि आउटरीच किया जाए द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास, किसी भी रिलीजियस फीलिंग्स को भड़कावा दिया जाए। ओके, सेक्शन 353 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 क्या बोलते हैं, ये पिनलाइज करते हैं द पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, अगर किसी भी पब्लिकेशन हुआ है, सर्कुलेशन हुआ है किसी स्टेटमेंट का या र्यूमर का या किसी रिपोर्ट का, जो क्या कॉज करती है, पब्लिक मिस्चीफ या एनमिटी, जिसकी वजह से हो जाता है, राइट, हेट्रेड और इलविल हो जाती है बिटवीन क्लासेस, तो इसे ये पिनलाइज करता है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बात की गई है। ये क्या बोलता है, सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, कब, अगर वो कन्विक्टेड है, इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग, अगर वो मिला हुआ था किस एक्ट्स में, इन एक्ट्स अमाउंटिंग टू इलेजिटिमेट यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर इलेजिटिमेट यूज़ किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और उसमें वो कन्विक्ट पाया जाता है, इंडल्ज पाया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन करने से। ओके, देन सेक्शन 123 क्लॉज 3 ये क्या बोलता है, और सेक्शन 125 क्या बोल रहे हैं, ये प्रोहिबिट कर रहे हैं, मेनली प्रमोशन ऑफ एनमिटी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, कौन से ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या फिर लैंग्वेज इन कनेक्शन विद, या फिर लैंग्वेज हो गया किस कनेक्शंस में, इन कनेक्शन विद इलेक्शन एज अ करप्ट और करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस, अगर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं जिसमें प्रमोशन ऑफ एनमिटी दिखाई जा रही है अगेंस्ट किसी कास्ट वगैरह के, या फिर जो भी यहाँ पे ग्राउंड्स लिखे हैं, तो उसमें ये क्या कर प्रोहिबिट करता है। ROPA जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अभी। ओके, तो आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की बात करते हैं। इसमें सेक्शन 7 है, वो पिनलाइज करता है कब, इंसाइटमेंट टू एंड इंकरेजमेंट ऑफ अनटचबिलिटी, अगर इंकरेज करते हैं, इंसाइट करते हैं अनटचबिलिटी के अगेंस्ट, ओके, थ्रू कैसे, वर्ड्स बोल के, वर्ड्स के जरिए, ओके, चाहे हम बोल के करें या लिख के करें या साइंस के जरिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दें उसे, या फिर कैसे भी करें। ओके, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 आता है। इसमें क्या बोला गया है, सेक्शन 3 क्लॉज G जो है वो प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और देयर मैनेजर्स, जो भी हैं, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके मैनेजर जो हैं, फ्रॉम यूजिंग रिलीजियस प्रेमाइसेस टू प्रमोट डिसहारमोनी और हेट्रेड, रिलीजियस प्रेमाइसेस का किसी के भी अगेंस्ट डिसहारमोनी प्रमोट ना करो, उसमें हेट्रेड ना प्रमोट करो अमंग वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं रिलेटेड टू हेट स्पीच, वो देखते हैं। पहला है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, इसमें क्या बोला, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच, निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, रेफर्ड द मैटर टू द लॉ कमीशन, रेफर किया मैटर को लॉ कमीशन के पास इन डेप्थ एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, SC हेल्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जो भी हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑन फ्री स्पीच पे एंड एक्सप्रेशन पे, मे बी इम्पोज ओनली, तभी इम्पोज की जानी चाहिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जब वो सच में वायलेंस को इंसाइट करे या फिर पब्लिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो और लीड्स टू पब्लिक डिसऑर्डर। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में क्या बोला गया इस केस में, SC ने हाईलाइट किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया, नीड टू बैलेंस द कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ फ्री स्पीच, जो नीड है, ज़रूरत है बैलेंस करने की, कौन किसको, कंपीटिंग द इंटरेस्ट ऑफ फ्री स्पीच जो है, फ्री स्पीच को, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हेट्रेड एंड कम्युनल डिसहार्मोनी, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की नीड है, ये बताया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये बस छोटा सा है, देखते हैं इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे 3-4 या फिर 5 जो भी होंगे देखेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, न्यूज़ में क्यों था, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, इट कैन नॉट ऑर्डर अ ब्लैंकेट स्टे ऑन वर्शिप एक्ट प्लीज़, वो एक इट कैन नॉट ऑर्डर, वो एक ब्लैंकेट स्टे नहीं डाल सकता, कौन किस पे, वर्शिप एक्ट प्लीज पे। ओके, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने।
अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, इसके बारे में देखते हैं। ये एक्ट क्या बोलता है, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये एक्ट डिक्लेयर करता है जो द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप सेल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15 1947। अगस्त 14 1947 को अगर कोई जगह पे मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा, मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये बताता है ये। ओके, ये क्या कहता है, और इट सेज नो पर्सन सेल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई पर्सन कन्वर्ट ना करे इस प्लेस ऑफ वर्शिप को, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का होने दो उसे, इनटू वन ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन, किसी दूसरे में चेंज ना करे सिंपली। ओके, इट ऑल्सो, और क्या कहते हैं, इम्पोजेज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पे देता है जिससे कि वो टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट वॉज एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये स्टेट से सिंपली क्या बोलते हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है किसी भी प्लेस का वो मेंटेन करो आप। ओके, जो भी टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पे था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इट डिक्लेयर्स, ये क्या डिक्लेयर करता है, जो भी सूट्स हैं, अपील्स हैं या फिर प्रोसीडिंग्स हैं रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस, इसमें कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, जो भी पेंडिंग है बिफोर किसी भी कोर्ट के आगे और अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के आगे 15 अगस्त 1947 को विल अबेट, वो रुक जाएंगी एज सुन एज द लॉ कम्स इन टू फोर्स, जैसे ही लॉ फोर्स में आएगा, ये लॉ की बात कर रहे हैं, जैसे ही लॉ फोर्स में आएगा सारे के सारे रुक जाएंगे, इसके आगे कोई नहीं बढ़ेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जेम्पन्स कुछ दी गई थी, कुछ छूट दी गई थी इसमें, वो क्या है, द डिस्प्यूट साइट एट अयोध्या इज एग्जेम्प्टेड, अयोध्या को उससे हटा दिया गया था कि अयोध्या इसके अंडर नहीं आएगा, अयोध्या चेंज किया जा सकता है, जो कि अब रियल में चेंज हो चुका है, राइट। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, और किस पे अप्लाई नहीं होता एक्ट, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है, जो कि एंशेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर जो भी साइट्स कवर की गई हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड या डिस्पोज्ड ऑफ, जो कि सेटल हो गई है, डिस्पोज या सेटल हो गई है जो डिस्प्यूट, उस पर अप्लाई नहीं होता। एनी कन्वर्जन ऑफ एनी सच प्लेस अफेक्टेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाई अक्वेसेंस, अगर किसी कोई भी ऐसा था वहाँ पे डिस्प्यूट जहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई थी डिमांड्स, ओके, उन पे भी ये एक्वेसेंस मतलब एक्सेप्ट कर लिया किसी चीज़ को, ओके, कैसे भी, तो उन पे भी अप्लाई नहीं होता है। पेनल्टी क्या थी इस पर, पेनल्टी क्या है, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है पनिशमेंट को, मैक्सिमम 3 ईयर्स की होगी इम्प्रिजनमेंट उसमें, अलॉन्ग विद अ फाइन फॉर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस जो भी एक्ट के उनको कॉन्ट्रावीन करने के लिए एक फ़ाइन भी होगी और 3 साल की जेल। ओके, तो ये सारे मेजर टॉपिक ख़त्म होते हैं, अब हम शॉर्ट टॉपिक्स पे जाएंगे। ओके, फर्स्ट स्मॉल टॉपिक यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है वो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, याद रखना, एग्जाम में शायद आया भी है फिर आ भी सकते हैं, जो भी हो। ओके, देखते हैं यहाँ पे उड़ीसा की कैबिनेट जो है, उड़ीसा कैबिनेट हैज़ प्रपोज फॉर द इंक्लूजन ऑफ कोई लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए एक प्रपोजल दिया है। ओके, वो प्रपोज किया है इन्होंने कि कोई लैंग्वेज को कहाँ पे 8th शेड्यूल में रख लिया जाए, शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्या होता है। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है जो कि करेंटली शेड्यूल में है, ये कोई लैंग्वेज इंक्लूड नहीं की गई है अभी तक, याद रखना। ओके, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इंक्लूड कर लिया है, अभी भी 22 ही लैंग्वेज हैं। 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और रेस्ट जो है बाकी के बाद में आए। सिंधी जो थी कब आई थी, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71st अमेंडमेंट से आई थी 1992 के। एंड सांथाली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2203 के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर ली गई थी। बट याद रखो कि आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी थोड़ा, क्योंकि आप ऐसे पढ़ के नहीं जान पाओगे। शेड्यूल 8 के बेनिफिट्स क्या हैं वो ज़रूरी है। इससे क्या होता है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू डेवलप, लैंग्वेज को डेवलप करने के सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट से, रिकग्निशन मिल जाता है साहित्य अकेडमी से, एंड वाइडर ट्रांसलेशंस ऑफ इट्स बुक, और इसकी बुक्स जो होती हैं उनका वाइडर ट्रांसलेशन भी हो जाता है। कैन बी यूज्ड इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स, असेंबली में यूज़ कर सकते हैं और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं इनका। कैन बी यूज्ड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे हम यूपीएससी देते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसी लैंग्वेज में। ओके, आरबीआई टू इंक्लूड इट इन करेंसी नोट डिनोमिनेशंस, करेंसी नोट्स में उनमें भी इस लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ फ़ायदे हैं इनके।
देन देखते हैं 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? ये कब ऐड किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के जरिए आर्टिकल 31B के अंडर जो कि आता है। ओके, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जो है इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, जो भी सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है वो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। सिंपल यही बोला गया है। बट क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहेलो केस जो था, आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 केस, उसमें क्या बताया था? उसने रूल किया था कोई भी लॉ जो कि ऐड किया गया है 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973 और अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। कब? इफ़ इट अंडरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता है, उसे वायलेट करता है। ओके, एज आउटलाइंड इन आर्टिकल 21 अलॉन्ग विद आर्टिकल 14 एंड 19, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट टू साइलेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सेड दैट ऑल अक्यूज्ड हैव अ राइट टू साइलेंस, सारे अक्यूज्ड जो हैं उनके लिए एक राइट टू साइलेंस है एंड इन्वेस्टिगेटर्स कैन नॉट फोर्स देम टू स्पीक अप, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए। ठीक है, सभी के पास राइट टू साइलेंस है। राइट टू साइलेंस एमिनेट्स, कहाँ से एमिनेट होता है, कहाँ से निकलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से ये निकलता है। ओके, विच स्टेट्स, जो कि कहता है दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिसमें बताया जाता है कोई भी अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता। ओके, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद के खिलाफ ही विटनेस बन जाओ, राइट? वरना ऐसे तो मारपीट के किसी को भी किया जा सकता है, इसलिए ऐसा किया गया है। प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये जो भी यहाँ पे बताया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ही प्रोटेक्ट करता है। ओके, सिविल में आप खुद के खिलाफ कर सकते हो। राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन बीइंग, ये राइट कब अवेलेबल नहीं होगा किसी पर्सन को, जो भी ऊपर दिया है राइट टू साइलेंस, ये आपके पास कब अवेलेबल नहीं होगा? जब आपको इंट्रोगेट किया जा रहा है अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा एक्ट है ये। ओके, सिंस चूंकि द पर्सन इज़ नॉट अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, यहाँ पे कोई ऑफेंस के लिए अक्यूज़ नहीं किया गया है एंड इट इज़ नॉट एंटाइटल टू बी टू अ लॉयर, यहाँ पे लॉयर को भी इंटाइटल नहीं होता है कोई। ओके, नेक्स्ट, इन नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी केस, इसमें केस में क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट कंपेलिंग अ पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन, अगर किसी पर्सन को कोई आंसर देने के लिए कंपेल, आप फोर्स कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, में रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये वायलेशन है सिंपली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। ओके, नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है। लोकल्स के लिए रिजर्वेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है, हमेशा सारे गवर्नमेंट्स देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने क्वैश कर दिया है, हटा दिया है, कौन सा? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 जो था उसे हटा दिया है, क्वैश कर दिया। ओके, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता था? 75% रिजर्वेशन दे रहा था लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, जिनमें मंथली सैलरी जो है 30,000 से कम है, उनमें 75% काफ़ी रिजर्वेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला HC ने? हाई कोर्ट बोला कि हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ पार्ट 3, इसे बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, राइट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने और एक चीज़ बोली, इट ऑल्सो सेड दैट एक्ट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी वायलेट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू अडहेरेंस टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको अडहेयर करना। ओके, उनको फॉलो करना। इट सेड, इसने क्या बोला हाई कोर्ट ने? ओके, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, कौन से अकाउंट पे? दैट दे डू नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन स्टेट, कि वो इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते, इतना रिजर्वेशन आपको नहीं मिल सकता, ऐसे आप नहीं कर सकते, स्टेट से बोला। ओके, एंड देन ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, अदर स्टेट्स जो हैं, आंध्र प्रदेश ने 2019 में सेम एक्ट को इनैक्ट किया था। ओके, आगे देखते हैं आप। सो ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, आइए जल्दी से कवर करते हैं यहाँ पे। अफर्मेटिव एक्शन, ये क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? पॉजिटिव एक्शन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है? विच वॉज इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था टू काउंटर हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ प्रेजुडाइज, जो कि प्रेजुडाइज होती थी
और एक हिस्टोरिकल पैटर्न जो बन गया था किनके खिलाफ, अगेंस्ट इंडिविजुअल्स विद सर्टेन आइडेंटिटीज़, जो इंडिविजुअल्स थे सर्टेन आइडेंटिटीज़ के, जैसे कि ब्लैक हो गए, हिस्पैनिक हो गए एंड अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो गए, उनके खिलाफ जो प्रिजुडाइस एक बन गई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए। ओके, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो है वो भी यही है। रिजर्वेशन इज अ सिस्टम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, वही बताया गया है यहाँ पे। दैट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे, उनको रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, स्कॉलरशिप्स में एंड पॉलिटिक्स में। रिजर्वेशन के बारे में आपको बताने की नीड नहीं है, आपको बहुत कुछ पता होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके। रिजर्वेशन कोटा जो है वो 50% पे फिक्स है अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी जजमेंट। किसके लिए, ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए, इन बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में। ओके, एक्स्ट्रा 10% वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलता है, वो अलग से। ओके, रंगनाथ मिश्रा कमीशन न्यूज़ में आया है, ये क्या है, अगर अबाउट रंगनाथ मिश्रा कमीशन देखें, इट इज़ ऑफिशियली क्या बोलते हैं इसे, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए नेशनल कमीशन है एक। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसे, जिससे कि वो देख सके, टू लुक इनटू वेरियस इश्यूज़, किन कौन से इश्यूज़ में, कई टाइप के जो रिलेट करते हैं लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस इश्यूज जो होते हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड कंट्री के। ओके, रिपोर्ट बाय कमीशन 2007 में एक रिपोर्ट आई थी जिसने रिकमेंड किया कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस जो है बी कम्प्लीटली डी लिंक फ्रॉम रिलीजन, वो डी लिंक कर देना चाहिए रिलीजन से, एंड मेड रिलीजन न्यूट्रल लाइक एसटीज, और रिलीजन न्यूट्रल उन्हें बना देना चाहिए जैसा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में होता है, वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता। ओके, रिलीजन न्यूट्रल होता है उनकी तरह। और क्या रिकमेंड किया, इट हैड रिकमेंडेड परमिटिंग दलित्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो भी दलित थे जो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, टू अवेल शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस, उन्हें भी परमिट किया जाए कि वो भी शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस को ले सकें। ओके, देन आर्टिकल 355 के बारे में बात की गई है, ये डायरेक्ट लिख दिया गया है यहाँ पे। आर्टिकल 355 एक पार्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस का, जो कि पार्ट 18 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्ट 18 में 352 से 360 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 355 क्या बोलता है, ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रोटेक्ट करे एक स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि किससे, अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन अगर कोई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई है, और ये इंश्योर करें दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, जो भी गवर्नमेंट है स्टेट की, वो कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए चल रही है, उनके अकॉर्डिंग चल रही है। ओके, राइट टू वॉक, लास्ट टॉपिक। पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक, पंजाब पहला स्टेट बन गया है जिसमें राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया गया है। राइट टू वॉक मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसीज, ये मैंडेटरी कर देता है राइट टू वॉक सभी रोड ओनिंग एजेंसीज के लिए, इंक्लूडिंग द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, टू प्रोवाइड फुटपाथ्स, जिससे कि वो फुटपाथ प्रोवाइड करें, और साइकिल ट्रैक्स प्रोवाइड करें रोड पे। तो ये राइट टू वॉक के अंडर आ जाएगा कि जो भी एजेंसीज़ हैं वो फुटपाथ प्रोवाइड करें एंड साइकिल ट्रैक्स को रोड पे प्रोवाइड करें। तो मैंने ये कवर कर लिया पूरा फर्स्ट पार्ट। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको जो मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि आप क्लियर करना चाहते होंगे, तो मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे कोई भी डाउट जो है आपको वो पूछ पाओगे। एक बार आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद मैं आपको एक्सेस दूंगा कि आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर पाओ, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, किसी भी टाइप का गाइडेंस आपको चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। ओके, तो इसी के साथ ही यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर बाइंड करेंगे और मिलेंगे पार्ट 2 में। सारे हम एक एक करके पार्ट कवर करेंगे, आइए दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगेन काफ़ी पेजेस हैं यहाँ पे, तो हम एक साथ कवर करेंगे। ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट, और प्लीज़ रीच बढ़ाना जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। टेक केयर, बाय बाय।